तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज के बारे में और आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज जो आपके सिलेबस में दिए हैं टोटल 4 तरीके के हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, देन हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और फाइनली हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। जब आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एपिथेलियल टिश्यूज में 4 तरीके के टिश्यूज पढ़ने को मिलेंगे आपको। ये 4: स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको ब्लड पढ़ने को मिलेगा, बोन्स के बारे में मिलेगा, लिगामेंट्स के बारे में मिलेगा, टेंडन्स के बारे में मिलेगा, कार्टिलेज के बारे में मिलेगा, एरियोलर के बारे में मिलेगा और एडिपोज टिश्यूज के बारे में भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के टिश्यू में पढ़ेंगे जो कि मस्कुलर टिश्यू होगा। तो मस्कुलर टिश्यू में आपको स्ट्रिएटेड मसल्स जिसे हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि प्लांट के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हमने एपिडर्मल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एपिडर्मल। तो ऐसे ही एनिमल की बॉडी के ऊपर एक जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एनिमल की बॉडी पे जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं उन्हें अपन कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। तो जो तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो करते क्या है? कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या जो खाली जगह है उसको फिल करते हैं, ये कवर करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को सेपरेट करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग करता है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो आपको देखो, आपकी जो स्किन है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, आपके मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है जो आसानी से छिल जाती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज वगैरह की जो लाइनिंग्स होती है अंदर की वॉल्स, लंग एल्वेलाई, लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स जिसे हम यूरेटर कहते हैं, ये सब के सब एपिथेलियल टिश्यूज से बने हुए हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज देखो, जो तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो टाइटली पैक्ड होते हैं एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। तो आप देखो कि आपकी बॉडी पे जो स्किन है वो पूरी बॉडी पे ही है। अब आप कहोगे आंखों में नहीं है, तो आंखों की जो आईलिड होती है, वो आंखों का ढक्कन जो तुम बंद कर लेते हो ना, आईलिड, वो भी तो स्किन है। फिर कहोगे लिप्स पे नहीं है, लिप्स भी बेटा एक तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज हैं, सॉफ्ट स्किन मान लो आप। ठीक है, स्किन नहीं मतलब स्किन के जैसी चीज है, वो भी तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके मुंह को प्रोटेक्ट कर रही है। बंद कर ले तो दोनों लिप्स, मुंह बंद हो जाता है। तो दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। इनके बीच में बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और कोई भी सेल्स के बीच ज्यादातर स्पेस होता ही नहीं है। मतलब दो सेल्स, जैसे एक ये सेल है बेटा और एक ये सेल है, तो इनके बीच स्पेस ना के बराबर होता है, बहुत कम स्पेस होता है दो सेल्स के बीच में। ठीक है, अब देखो, तो the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between different parts of the body। देखो, आपके जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, उनके अंदर जो परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी चीज को अंदर जाने की परमिशन देना या ना जाने की परमिशन देना, किसी चीज को बाहर जाने की परमिशन देना या ना जाने देना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में मटेरियल्स के एक्सचेंज के टाइम पे। ठीक है, बॉडी में मटेरियल्स के एक्सचेंज के टाइम पे अगर आपकी बॉडी बिल्कुल रिजिड हो जाए, बोले नहीं मैं किसी चीज को बाहर ही नहीं जाने दूंगी, तो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेगा। या आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे ठान लेगी नहीं, कोई भी चीज बॉडी के अंदर नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, मर जाएंगे हम। तो वही कह रहा है कि जो एपिथेलियल सेल्स की परमिएबिलिटी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किस चीज में? मटेरियल्स के एक्सचेंज में बॉडी के अंदर और बाहर। एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, बॉडी के साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी मटेरियल के एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीजों को एक्सचेंज कराने में। तो कुल मिलाकर जो परमिएबिलिटी होती है सेल्स की, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीजों को एक्सचेंज कराने में, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, बॉडी के आसपास, या बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। तो आप जब अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखोगे ना बेटा, पेज नंबर, नई वाली बुक के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये मेरे से गलती होगी कि मैंने ना डायग्राम बनाए नहीं, इधर बनाने चाहिए थे मुझे, ठीक है। बाद में मैं तुम्हें डायग्राम डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे जितने भी पेज नंबर 66 पे जितने भी आपके एपिथेलियल हैं, चारों के चारों, वो एक नीले कलर की या किसी किसी की बुक में हरे कलर की, उनके नीचे ना एक लेयर है, दिख रही होगी सबको, है ना। तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये आपको किसी भी टाइप के एपिथेलियल में मिल जाएगी। आप देख रहे हो चारों तरीके के एपिथेलियल में आपको ये चीज देखने को मिल रही होगी, दिख रही है सबको, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले टाइप के एपिथेलियल की बात करेंगे, जिसका नाम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्विलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। देखो क्या कह रहा है, आपकी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग का मतलब वॉल्स, या लंग एल्विलाई, लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर O2 CO2 एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, वहां पे, ठीक है, जहां पे मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना है, ठीक है, जहां पे क्या होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, वहां पे आपके जो एपिथेलियल होंगे वो सिंपल होंगे। देखो ना, अब तुम खुद सोचो बेटा, जहां पे तुम्हारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है, अगर वहां के सेल्स बहुत ज्यादा मोटे होंगे, इस तरीके से मोटे होंगे, तो गैसेस को ना अंदर बाहर आने में बड़ी दिक्कत होगी। और वहीं अगर एपिथेलियल बिल्कुल सिंपल और फ्लैट होंगे ऐसे सीधे, तो गैसेस बड़े इजीली अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो सकती है। चीज समझ में आ रही है? तो आपकी बॉडी में जहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है या फिर गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, वहां पे जो आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं सिंपल फ्लैट होते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, सिंपल फ्लैट, ऐसे सीधे से होंगे, और इन्हीं को हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो सिंपल फ्लैट काइंड के एपिथेलियम है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। सॉरी। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो है वो बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। डायग्राम में मैंने बना के दिखाया ही जैसे आपको, कि पतले होते हैं। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, सबसे पतले टाइप के यही, और एकदम, ठीक है, कैसे हैं? बिल्कुल पतले हैं, है ना, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, और एकदम सीधे हैं, और एक बहुत पतली सी डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं, आपके शरीर में बहुत नाजुक सी, ठीक है, एक लाइनिंग क्रिएट करते हैं, मतलब वॉल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो द ईसोफेगस, आपका विंड पाइप नहीं, फूड पाइप जो है, ईसोफेगस मतलब आपकी बॉडी का फूड पाइप, या फिर लाइनिंग ऑफ द माउथ, आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। कभी कभी आपने देखा होगा बेटा, जब आप बहुत गर्म चीज खा लेते हो ना, तो आपका तलवा जो है, ऊपर का गले का जो ऊपर का पोर्शन, वो छिल जाता है ना, मांस सा निकलने लगता है, बहुत सॉफ्ट वाला मांस होता है, ठीक है। तो उस रीजन में एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि गर्म खाते हुए छिल जाता है, तुरंत गर्म कॉफी पी लो, गर्म चाय पी लो, छिलने लगता है, गर्म समोसा खा लो, गर्म मोमोज खा लो, छिल जाता है। रीजन क्या है? वहां पे हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, और जब भी आप कुछ गरम गरम खा लेते हो, वो उससे जाके छू जाती है, और वो बेचारे ब्रेक हो जाते हैं इजीली, ठीक है। आपने फील किया होगा, आपने चीज देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम खत्म हो जाता है। तो आपको देखो इसमें बेसिकली याद क्या करना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है भैया? देखो इनका स्ट्रक्चर है एक्सट्रीमली थिन है, फ्लैट है, और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। मिलते कहाँ हैं आपको? तो ईसोफेगस में मिलेंगे, लाइनिंग ऑफ द माउथ में मिलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? लाइनिंग ऑफ द माउथ में मिलेंगे आपको। फंक्शन क्या है? तो ये वहां पाए जाते हैं, मतलब इनका काम जहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सेल्स की पतली ही लेयर चाहिए, ज्यादा मोटी हो जाएगी तो चीजें एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी सेल के अंदर बाहर, ठीक है।
तो अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का शुरू होगा टॉपिक वो होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आप देख रहे होगे बेटा, देखो ये है हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये पहला वाला डायग्राम जो है, तो पतली सी लेयर है, एकदम सीधी है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि मैं तुम्हें बता चुका था। तो देखो, द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्किन आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर एंड फॉर्म्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखो, जब आपकी ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि एक सिंगल लेयर थी, ऐसे ना ये एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स बना ले, तब आपके बहुत सारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स बना ले, तो अब क्या हो जाएगा, ये लेयर मोटी हो जाएगी, तो इसी लेयर को अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये लेयर क्या बन जाएगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कहाँ से बनी, ये सिंपल स्क्वेमस था ना, सबसे पहला वाला टिश्यू जो आपने पढ़ा, उसकी बहुत सारी लेयर्स अगर इकट्ठी हो जाए ऐसे करके, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, तो ये जो लेयर बनती है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आपकी स्किन में ऐसा ही होता है। और इतनी सारी लेयर होने का क्या देखो फायदा है, वो जो सिंगल लेयर थी जो कि आपके मुंह के अंदर थी, तुरंत गर्म खाते ही छिल जाती थी, लेकिन आपकी क्या स्किन गर्म चीज को छूते ही तुरंत जल जाती है, छिल जाती है, नहीं चलती है ना। क्यों, क्योंकि देखो एक नहीं है, कईयों लेयर हैं, कई सारी लेयर हैं, तो ये इजीली डैमेज नहीं होती है, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर को रोकती है, घिसना कटना छिलना रोकती है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आपकी जो स्किन जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है वो इन्हीं से बनती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनती है। अब हमारा अगला टाइप जो है वो है बेटा कॉल्यूमिनर। देखो, अच्छा मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा दूं, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जब बहुत सारे ऐसे वाले बहुत सारे लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर इकट्ठी हो गई, तो इन्होंने क्या बनाया था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगला टाइप जो है हमारा वो क्या है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो द टॉल एपिथेलियल सेल्स आर नोन एज कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। तो देखो भैया, ये नीचे वाले देखो, चौथा वाला डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ के जो सेल्स है ना, ये वाले सेल्स लंबे हैं काफी, पिलर जैसे हैं इनके शेप। आप अपनी एनसीईआरटी में देखो, इसमें तो बड़ा धुंधला डायग्राम आ रहा है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे इनका शेप पिलर लाइक होगा, है ना, पिलर्स के जैसे दिख रहे होंगे, खम्भों के जैसे, पिलर्स के जैसे, ठीक है। तो इस तरीके के एपिथेलियल जो कि लंबे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल, ठीक है। टॉल एपिथेलियल सेल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। पाए कहाँ जाते हैं, तो आपकी बॉडी में जहां पे भी चीजों का एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है, जहां कोई चीज एब्जॉर्ब होती है मतलब ब्लड में मिक्स होती है, या जहां कोई चीज सिक्रीट होती है, या जहां से कोई चीज निकलती है, वहां पे ये पाए जाते हैं। जैसे कि आपको इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में देखो, तुमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखी होगी, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं बेटा इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, विलाई। तो ये विलाई एक्चुअल में बनी किससे है, इसी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से बनी। विलाई आपकी किससे बनी है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल से। और विलाई करती क्या है, विलाई खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में डाल देती है। फिर द कॉल्यूमिनर एपिथेलियल फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। दूसरा काम क्या है कि जहां पे आपके दो दो एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं मतलब दो टाइप के अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज हैं, वहां पे जब चीजों को एक एपिथेलियल से दूसरे एपिथेलियल जाना पड़ता है, तो ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम उनकी मदद करते हैं। मान लो एक जैसे ये एक बैरियर लगा है, एक ये बैरियर लगा है, तो अब हमें कोई चीज यहाँ से वहां पहुंचानी है, तो हमारे काम कौन आएगा, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू काम आएगा। कौन काम आएगा, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये आपकी दो बाउंड्रीज हैं, यहाँ से कॉल्यूमिनर एपिथेलियम ऐसे लगा दोगे तो देख रहे हो यहाँ से चीजें वहां पहुंच रही इजीली, ठीक है। तो ये काम भी करते हैं कौन, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ स्पेशल केसेस में जैसे कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो रास्ता जिससे आप सांस लेते हो, वहां पे जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं
जो आपके कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, वहां पे आप देखोगे ना, जैसे ये हमारे कॉल्यूमिनर लंबे से टिश्यूज हैं, इनके ना अंदर कुछ हेयर लाइक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ कॉल्यूमिनर एपिथेलियल, जैसे ये देखो ऐसा होता है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल, यूं करके ऐसे, इनके अंदर कभी कभी ना आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बाल जैसी चीजें दिखने लग जाएंगी ये, ठीक है। इनको हम बाल जैसी चीजों को अपन कहते हैं बेटा सीलिया, क्या कहते हैं? सीलिया। तो ऐसे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज जिनके पास सीलिया हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब काम क्या होता है भैया सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का? तो जो सीलिया है ना, सीलिया आपकी वो मूव कर सकती है, और जब ये मूव करती है तो इनके मूवमेंट की वजह से जो म्यूकस होता है आपकी बॉडी में, म्यूकस वो क्लियर होता रहता है, ये म्यूकस को आगे भेजती रहती है और साफ करने में मदद करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप का अपना एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल बेटा इसे इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेप जो है वो क्यूब शेप का होता है, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल। These forms the lining of kidney tubules, आपके यूरेटर की लाइनिंग्स, जो आपका यूरेटर जिससे कि ना किडनी से यूरिन जिस पाइप के जरिए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती है, ठीक है, उसको किडनी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो वो किससे बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। इसके अलावा सलाइवरी डक्ट ग्लैंड्स, जो तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट होते हैं, पाइप्स, डक्ट का मतलब एक तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी किससे बने होते हैं बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और ये इनका काम क्या है? तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है, टूट फूट इन सब चीजों को देखभाल का काम होता है इनका, ठीक है। फिर तो epithelial cells often acquire additional specialization and as gland cells which can secrete the substance at epithelial surface। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यूज थे क्यूबॉइडल शेप के, क्यूब शेप के, ये इस शेप के होते हैं, आप अपना डायग्राम देख लेना, जैसे कि ना ये रहा डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये वाली। तो कभी कभी क्या होता है, ये लेयर अंदर की तरफ मुड़ जाती है, दोनों, ये इस तरफ की लेयर और उस तरफ की लेयर अंदर की तरफ मुड़ के ना एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। क्या बना देती है? ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज, आपके इन एपिथेलियल टिश्यूज का, इस वाले एपिथेलियल टिश्यूज का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ मुड़ जाता है, अंदर की तरफ। और जब ये अंदर की तरफ हिस्सा मुड़ जाता है, ठीक है, तो जब ये हिस्सा जो है हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो क्या होता है? एक हमारे सामने मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म हो जाता है, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है वो फॉर्म हो जाता है, और उसे अपन कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो उस तरीके के एपिथेलियम को जो अंदर की तरफ मुड़ जाए, ठीक है, पहले क्या था आपका? इस तरीके से था, सीधा था, ये क्यूब शेप का, मान लो ये क्यूब शेप का था, ऐसा यूं, ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ हिस्सा जो है इनका कुछ यूं करके ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, ठीक है, इस टाइप से देख रहे हो ना, ये वाला उठ के इधर यूं करके ऐसे करके ना अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के एपिथेलियल टिश्यू को अपन बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसी के साथ जो है ना बेटा हमारा आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लेना, अगर नोट्स नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जो जो चीजें अंडरलाइन की हैं वो बिल्कुल दिमाग में छापनी है आपको। अब आती है बात कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू ये वो टिश्यू होते हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या टिश्यूज ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसके सेल्स लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है, एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और वो एक इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में एक मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर जड़े हुए होते हैं सेल, उसके अंदर जड़े हुए होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। तो जो आपकी मैट्रिक्स होगी, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स होगी, वो जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकती है, मतलब बिल्कुल पानी पानी जैसी लिक्विड फॉर्म में, डेंस और रिजिड हो सकती है, कठोर हो सकती है जैसे हड्डियों में,
जेली लाइक यानी जैसे आपके कार्टिलेज में, फ्लूइड बोले तो जैसे आपके ब्लड में। तो मैट्रिक्स का जो नेचर है, आपकी मैट्रिक्स का जो नेचर है, ठीक है, कि किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको फंक्शन क्या करना है। ठीक है, नेचर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर उस टिश्यू को, उस कनेक्टिव टिश्यू को काम क्या करना है। अगर बॉडी में स्ट्रेंथ देनी है तो डेंस या रिजिड होना चाहिए। बॉडी में किसी चीज को फ्लो कराना है तो वो फ्लूइड होनी चाहिए। ठीक है, और बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह देनी है तो भैया वो जेली लाइक होनी चाहिए। खैर वो तो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहला जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है बाल को, वो है ब्लड। तो ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी में जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ भी होता है, लिम्फ कैन ऑल्सो फ्लो। लिम्फ भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लो कर सकता है बॉडी में। लिम्फ एंड ब्लड दो कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी बॉडी में क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी लिम्फ के बारे में क्लास 10th में ही आपको पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, लिम्फ के बारे में आपको क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। 9th में कहीं जिक्र नहीं है लिम्फ, सिर्फ आप जान लो कि लिम्फ भी एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लो कर सकता है, दैट्स ऑल। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना लिम्फ के बारे में। अगर आपकी टीचर पढ़ा रही है तो बेटा फिर वो फालतू ही पढ़ा रही है, 9th में तो नहीं है। अगर 9th में ही लिम्फ पढ़ा देगी तो फिर वो 10th में क्या पढ़ाएगी, सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं लिम्फ के बारे में डिस्कस भी नहीं करूंगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा ही दिक्कत है कि नहीं भैया मैं पढ़ना ही है लिम्फ, तो मैंने आज ही की डेट में, ठीक है, आज 9 फरवरी 2024 है, तो आप जाके यूट्यूब पे आज ही की डेट की वीडियो देख लेना। आपको वहां आज ही मैंने लिम्फ के बारे में चीजें पढ़ाई होंगी, तो आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है तो ब्लड, तो आपका ना ब्लड बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों से, दो बेसिक कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है ब्लड में प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। तो प्लाज्मा जो है ना आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट यानी फ्लूइड पार्ट है, और आपके टोटल ब्लड में 50 to 60% प्लाज्मा होगा और बचा 50% या 40% वो जो है ब्लड सेल्स होंगे। और ब्लड सेल्स आपके ब्लड में सॉलिड पार्ट होते हैं। और आपके प्लाज्मा का भी 90% पानी होगा। आपके बॉडी में जितना भी प्लाज्मा है उस प्लाज्मा का 90% क्या होगा, पानी। बचे हुए 10% में प्लाज्मा के आपके प्रोटीन होंगे, सॉल्ट होंगे, हार्मोन्स होंगे। ठीक है, याद रखना क्लास 10th में सेम चीज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट चैप्टर में। फिर हम बात करते हैं WBC की। तो WBC जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है या ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ल्यूकोसाइट यहाँ सुन लो, बाद में आप कॉपी में लिख लेना आपने। ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इनका काम क्या है, किल्स पैथोजन से, आपके बैक्टीरिया वगैरह शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं। शेपलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। फिर होता है RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं हीमोग्लोबिन की मदद से। क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन है तो इसीलिए रेड कलर के होते हैं। उनका शेप कैसा है, स्फेरिकल। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर बाई चांस आपकी चोट वगैरह लग जाती तो इनिशियली तो खून निकलता है, फिर आपने देखा होगा खून निकलना बंद हो जाता है। तो जो खून निकलना बंद हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्लेटलेट्स की वजह से हुआ है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ बेटा, प्लेटलेट्स। तो अब देखो, तो ब्लड की मैट्रिक्स का क्या नाम है बेटा, ब्लड की मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा, इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ठीक है, और इसी प्लाज्मा के अंदर आपके ब्लड सेल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स जो है एम्बेडेड है, मतलब तैर रहे हैं, जड़े हुए हैं। ब्लड का फंक्शन क्या है, तो ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो करता है और गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाता है। अब कैसे लेके जाता है तो क्लास 10th में पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है, और 7th में भी पढ़ाया होगा आपको। तो अब इसके बाद ना आपको एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पे ना, सबसे पहले जैसे कि हमें ये डायग्राम ए दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये हमारी किसका, ब्लड का डायग्राम है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम अच्छे से देख के जाना है, पहचानने को आ जाएगा कि प्लेटलेट्स कौन सा है इसमें, है ना, आपका अलग अलग टाइप के सेल्स, ल्यूकोसाइट, WBC कौन सा है इसमें,
ल्यूकोसाइट जिसे हम बोलते हैं वो WBC है। प्लेटलेट्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे सेल्स सबसे लास्ट में बनाए हुए हैं। लिम्फोसाइट, इनके नाम बेसिकली आपको लेबल करने को आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आप देख रहे होंगे रेड ब्लड सेल्स भी दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये माउस रखा हुआ है, रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में तो बेसिकली डायग्राम जो है बेटा आपको कुल मिलाकर लेबल करने को आएगा, डायग्राम सब पढ़ के जाने, आपको बढ़िया करके रट के जाने। बोन, तो बोन क्या है? बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी में। ये क्या करता है? आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, ढांचा तैयार करता है, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। आप खुद सोचो ना, अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो तुम्हारी बॉडी एकदम स्लाइम की तरह किधर भी बिखर जाएगी, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, है ना, क्योंकि आपकी मसल्स, बोन्स, ठीक है, मसल और बोन्स के बीच में कोई लिंक ही नहीं रहेगा। तो बेसिकली बोन्स करती क्या है? एंकर्स द मसल, मसल्स को पकड़ती हैं। आपकी बोन्स जो है ना आपकी मसल को पकड़ के रखती हैं और बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, उनको बचा के रखती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। और बोन जो है ना, बोन इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन बहुत स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से मुड़ती नहीं है, जिसकी वजह से ना तो आपकी बोन मुड़ेगी और ना जल्दी टूटेगी। ये एडवांटेज है बोन का, स्ट्रांग और नॉन फ्लेक्सिबल होने का। जो आपके बोन के सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन के सेल्स जो होते हैं बेटा वो आपके, अब डायग्राम बी में देखेंगे हम बोन के सेल्स, ठीक है। तो अगर मैं बोन के सेल्स की बात करूं, देख रहे हो आप, तो अगर मैं बोन के सेल्स की बात करूं तो ये रहे हमारे बेटा बोन के सेल्स, ये ठीक है, ये हमारे बोन के सेल्स हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ईस्टियोसाइट, ठीक है, बोन सेल को अपन क्या कहते हैं? ईस्टियोसाइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, बोन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी के नीचे लिख दूंगा, OEST EOCYTE, ईस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। और ये एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर, बोन की मैट्रिक्स बहुत हार्ड होती है, ठीक है, बोन की मैट्रिक्स कैसी होती है? हार्ड, उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये याद रखना, बोन की जो मैट्रिक्स होती है बेटा वो कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से बनती है। बोन की मैट्रिक्स किससे बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से, ठीक है। चलो, आपको अगले टाइप का जो टिश्यू पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है लीगामेंट। तो लीगामेंट क्या करता है? आपकी बोन को बोन से ज्वाइन करता है, दो बोन्स को ज्वाइन करने का काम करता है। देख रहे हैं आप, दो बोन्स के बीच में ये जो मैंने हरा हरा स्ट्रक्चर बनाया ना, ठीक है, ये लीगामेंट है। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बनाया, ठीक है। तुम्हारी हड्डियों, दो हड्डियों को जोड़ने के लिए ना बीच में ये जो स्ट्रक्चर है वो लीगामेंट कहलाता है। तो लीगामेंट क्या एक टिश्यू है दैट कनेक्ट्स टू बोन्स टू ईच अदर, दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। आपका लीगामेंट बहुत ज्यादा इलास्टिक नेचर का होता है, खिंच जाता है, काफी हद तक खिंच जाता है, ठीक है। अब लीगामेंट के अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स होती है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। लीगामेंट के अंदर मैट्रिक्स बहुत कम होती है और लीगामेंट का काम तो आपको पता ही है, बोन को बोन से जोड़ना। फिर अगला जो टिश्यू है उसका नाम है टेंडन। तो तुम्हारा टेंडन क्या करता है? देखो, ये तुम्हारी बोन, ये वाली मैंने इधर बनाई है, और ये तुम्हारी लाल वाली जो बनाई थी ऐसी मसल है, ठीक है। तो बोन को मसल से जोड़ने का काम जो कर रहा है ना, आपकी बोन और मसल्स को जो चीज जोड़ रही है बीच में, देखो ये जो चीज है बोन को मसल से जो जोड़ रही है, उस टिश्यू को कहते हैं लीगामेंट, टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। तो द टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ बोन विद अ मसल इज कॉल्ड टेंडन। जो चीज बोन को मसल से जोड़े, आपकी हड्डी को आपके मांस से जोड़ने वाली चीज को क्या कहते हैं? टेंडन, ठीक है। तो जो तुम्हारा टेंडन होता है ना, फाइब्रस टिश्यू, फाइबर से बना हुआ होता है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत मजबूत होता है, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसीलिए आप ना कभी भी ना अपने मांस को खींचने की कोशिश करोगे इतनी जल्दी खींचता नहीं। आप खुद भी अभी आंख पकड़ के देखो, मांस खींचो तो ना मांस हड्डी छोड़ के भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उस टेंडन के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है।
ठीक है, मुड़ता भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, फिर बात आती है हमारे अगले टाइप की कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, अब हमारा अगले टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? कार्टिलेज। तो पहले तो मैं कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की बात कर लूं, तो हमारा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखो बेटा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा कार्टिलेज, ओहो सॉरी। ठीक है, कार्टिलेज कहाँ है हमारा? ये रहा बेटा हमारा कार्टिलेज, ये वाला। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज के सेल को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ड्रोसाइट, याद रखना आप। ठीक है, इसके सेल को हम बच्चों क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, और इसकी मैट्रिक्स हाइलिन मैट्रिक्स नाम होता है इसका। ठीक है, तो नाम याद रख लेना बेसिकली। तो कार्टिलेज भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास वाइडली स्पेस सेल्स, मतलब सेल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस है, दो सेल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है। ठीक है, इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? सॉलिड। इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी बाल को? सॉलिड। और वो किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन एंड शुगर से। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, ये जो इसकी कार्टिलेज की मैट्रिक्स है सॉलिड है और किससे बनी है? प्रोटीन एंड शुगर से। बेसिकली कार्टिलेज करता क्या है? तो कार्टिलेज जहां पे आपकी दो हड्डियां ज्वाइंट हो रही होती है ना, जहां पे आपकी दो हड्डियां जुड़ती हैं, जैसे ये एक मेरी एक हड्डी और एक ही हड्डी है, इनको जोड़ने का काम तो कर रहा है लीगामेंट, लेकिन इस हड्डी के ऊपर ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़े ना, तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट सा टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। वो कार्टिलेज क्या करता है? इन दोनों को ना टकराने से, आपस में टकराने से बचाता है। देखो दोबारा बनाता हूँ, जैसे ना मेरी एक ये हड्डी है और एक ही हड्डी है, इनको जोड़ने का काम तो लिगामेंट कर रहा है, लेकिन ये हड्डी आपस में देखो रफ है, आपस में कभी रगड़ गई तो क्या होगा? घिसने लग जाएंगी। तो ये घिसे ना, तो इनके ऊपर एक स्पेशल तरीके का सॉफ्ट सा टिश्यू होता है, बड़ा चिकना सा टिश्यू होता है, जिसे आप लोग कार्टिलेज कहते हैं। गांव में लोग कहते हैं ना पैर की पिंडियां घिस गई हैं, है ना, वही कटोरी घिस गई है, वो कटोरी कहते हैं, पैर की कटोरी घिस गई, पिंडियां घिस गई हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो कार्टिलेज है वो घिस गया है। ठीक है, क्या हुआ है? कार्टिलेज घिस गया। और कार्टिलेज जब घिसता है, जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं या आपको एक बीमारी हो जिसे आर्थराइटिस यानी हिंदी में गठियाबाई कहते हैं, वो हो जाए तो कार्टिलेज का काम क्या है? स्मूदेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स, जहां पे आपकी बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं, उस सरफेस को जॉइंट क्या कर देता है? स्मूथ कर देता है। और आपको ये कहाँ मिलेगा? आपके नोज में। आप अपनी नोज को थोड़ा बहुत मोड़ सकते हो, ईयर में आप अपने कान को एकदम चमकादड़ बना देते हो, फोल्ड कर देते हो। वी कैन फोल्ड आवर ईयर, वी कैन बेंड आवर नोज, है ना? क्यों? क्योंकि इनमें कार्टिलेज, और कार्टिलेज मुड़ सकता है। ट्रैकिया में मिलती है, लैरिंक्स में मिलती है, ये आपका थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल इसलिए तुम मोड़ रहे हो आसानी से, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल मोड़ के तोड़ ही दो। कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है, कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है, पूरा फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा अगले टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे हम कहते हैं एरियोलर टिश्यू। तो ये एरियोलर टिश्यू आपको मिलेगा कहाँ? तो देखो, ये आपकी मसल है, ये आपकी स्किन है। तो आपकी मसल और स्किन के बीच में जो टिश्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं एरियोलर टिश्यूज। ठीक है, आपकी मसल यानी मांस और आपकी जो स्किन है उसके बीच में जो टिश्यू है उसे अपन एरियोलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो वही लिखा है, दीज आर फाउंड बिटवीन द स्किन। कहाँ मिलेंगे? दीज आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। अराउंड ब्लड वेसल्स, आपको ब्लड वेसल्स के चारों तरफ मिलेंगे, नर्व्स में मिलेंगे, बोन मैरो में मिलेंगे। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। इनका काम क्या होता है? ये ऑर्गन्स के बीच का स्पेस फिल करते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, ठीक है, ये बंदे का, किसी बंदे का ये है पेट, स्टमक, ये स्टमक है, ये लाल लाल, ठीक है, उसके स्टमक, और ये जो ये वाली थी मजेंटा कलर की, डार्क पिंक कलर की जो बनाई थी, ये उसकी स्किन थी। तो उसके स्टमक, ये स्टमक और उसके स्किन के बीच का जो स्पेस है उस पे बीच में, सॉरी ये तो एडिपोज टिश्यूज हैं, इस टाइम मैंने यार सॉरी, दिस इज एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, आपके एडिपोज टिश्यूज है, मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स।
ये करता क्या है, आपके ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को फिल कर देता है। मतलब अगर दो ऑर्गन के बीच में कहीं खाली जगह है तो वहां पे एडिपोज टिश्यू चला जाता है और उस स्पेस को फिल कर देता है, ठीक है, ताकि ऑर्गन जंप इधर उधर जंप ना करें, हिले डुले ना। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, आपके शरीर में कोई टिश्यू वगैरह अगर टूट फूट जाए, ठीक है, तो उनको रिपेयर करने का काम कर देता है। अब हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यूज की। तो जो हमारी बॉडी में फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं ना, फैट स्टोरिंग टिश्यूज, ठीक है, जो कि जस्ट आपको स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में बनाया हुआ था। तो इस डायग्राम में जो मैंने डार्क पिंक कलर की लाइन बनाई है, ये वाली, ये तो हमारी स्किन है, और ये जो मैंने यूं करके बनाई है आपका स्टमक है। तो आपके स्टमक और स्किन के बीच में ये जो पीले पीले से टिश्यू जम गए हैं, इन्हीं को कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। जिसके स्टमक और स्किन के बीच में जितने ज्यादा एडिपोज टिश्यूज होंगे वो उतना ज्यादा मोटा होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। कि मोटापा जो है इस वजह से नहीं है कि उसका पेट मोटा है, पेट कहीं मोटा नहीं है, उसके पेट और उसकी स्किन के बीच में एडिपोज टिश्यूज ज्यादा मोटे हैं, ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से वो मोटा लगने लगता है या मोटा हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, होता क्या है, तो इस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, फैट पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो, स्टोरेज ऑफ फैट सेल्स ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। मतलब क्या है, ये देखो एडिपोज टिश्यूज का काम है फैट सेल्स को स्टोर करना, और वो आपके इंसुलेटर के जैसा काम भी करते हैं, मतलब कि बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, बॉडी की हीट वगैरह को बाहर नहीं जाने देते। अब बात आती है हमारे अगले टाइप के टिश्यू की, जिसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। तो हमारे मस्क्यूलर टिश्यूज क्या होते हैं, तो मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। बेसिकली तीन कैटेगरी में मैं शुरू में ही बता के आया था आपको, स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो पहले मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। तो ये लंबे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स, काफी इनके जो सेल्स होते हैं मसल्स के, मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं काफी लंबे होते हैं और उन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स। और ये जो मस्कुलर टिश्यू है आपकी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, आप हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, सब मस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो कह रहा है कि मसल्स अपने आप को मूव क्यों कर सकती हैं। तो देखो बेटा, हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल्स, उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। इसका नाम याद रखना, क्या नाम है इसका, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है मसल को, जिसकी वजह से मसल्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो मसल, सिर्फ मसल सेल्स के पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स क्या करती है, मूव। तो अब देखो, मैंने कहा ना आपके मस्कुलर टिश्यूज तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आपकी विल के अनुसार मूव करती हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार मूव करती हैं, जिन्हें आप अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हो। जैसे कि मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्स, आपके हाथ पैरों में जो मसल्स होती हैं, ठीक है, आप जब चाहो तब उन्हें हिला सकते हो, जब चाहो तो आप उन्हें बंद कर सकते हो, इसीलिए वो वॉलेंटरी मसल्स कहलाती है, ठीक है। अब जितनी भी वॉलेंटरी मसल्स होती है ना आपकी, ज्यादातर जो बेटा वॉलेंटरी मसल्स हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। वॉलेंटरी मसल्स को अपन स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्यों, तो जो भी आपकी वॉलेंटरी मसल्स है ना, ज्यादातर वॉलेंटरी मसल्स कहाँ अटैच होती हैं, बोन्स पे अटैच होती है। ज्यादातर वॉलेंटरी मसल्स कहाँ अटैच होती हैं, बोन्स पे, और बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। बोन्स का मतलब ही स्केलेटन है, ठीक है। तो जो मसल्स आपकी बोन से अटैच है उन्हें क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। और वो कौन सी मसल है, वॉलेंटरी मसल्स है। तो इसीलिए वॉलेंटरी मसल्स, क्योंकि वो बोन से अटैच होती हैं, हम उन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और वो हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर अगला सवाल आएगा कि वॉलेंटरी मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों कहते हैं। वॉलेंटरी मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों कहते हैं। तो देखो, आप जब भी वॉलेंटरी मसल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, ठीक है,
जब भी आप वॉलेंटरी मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। एक जगह तो आपको ये लाइट बैंड नजर आ रहा होगा, फिर एक डार्क बैंड नजर आ रहा है, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, यानी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स को अपन बोलते हैं स्ट्रिएशंस। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशंस। तो ये स्ट्रिएशंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरी मसल्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये स्ट्रिएशंस आपको कहाँ दिखती हैं? सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरी मसल्स पे। इसीलिए हम वॉलेंटरी मसल्स को क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। तो लिख दिया, द वॉलेंटरी मसल शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। लेकिन ये ऐसे नहीं दिखेंगे, अच्छे से स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वॉलेंटरी मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि उनपे स्ट्रिएशंस होती है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर जान लो। तो जो तुम्हारी वॉलेंटरी मसल्स होती है लंबी होती है, ये चीज बड़े ध्यान से देखना, इस पे एमसीक्यू बनता है कि वो मसल कौन सी है जो लॉन्ग है, जिसका शेप सिलेंड्रिकल है, जो अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो आंख बंद करके आप बता देना भैया ये वॉलेंटरी मसल है, ये स्ट्रिएटेड मसल है, ठीक है। तो आपके वॉलेंटरी मसल्स के टिश्यू कैसे होते हैं? लंबे, सिलेंड्रिकल शेप होता है, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं होती है, और एक ही सेल के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये देखो आपका एक ही सेल पे देखो कितने सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। चलो, फिर इनवॉलेंटरी मसल्स। तो वो मसल्स जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, द मसल्स विच डू नॉट मूव अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्शियस विल, जो हमारी इच्छा के अनुसार मूव नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स। तो देखो, अब जो आपकी मसल्स ना, द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, आपके पेट से लेकर पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी मसल्स हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, वो अपने आप काम करती है, ठीक है। आपकी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी, वेन्स वगैरह में जो मसल्स हैं, आपकी आइरिस, आंख में जो आइरिस पार्ट होता है उसमें जो मसल है, किडनी के यूरेटर में जो मसल है, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो पाइप होता है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें जो मसल है आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, अपने आप काम करते हैं। तो इसीलिए कौन सी मसल से बने हुए हैं? इनवॉलेंटरी मसल से। और ये चीज़ अगर आपकी इच्छा के अनुसार काम करती तो आप इतने लेजी हो, इतने लेजी हो, ना तो अपने पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए कहते, ना डाइजेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं। आपकी आंखों पे कितनी भी रोशनी पड़ती रहती है, आप अपनी आंखें बंद करते ही नहीं, क्योंकि हम तो आई लेजी हैं। यूरेटर, यूरेटर की मसल्स अगर क्या बोलते हैं इनवॉलेंटरी नहीं होती, तो जो यूरिन छन छन के आ रही है यूरेटर, उस यूरिनरी ब्लैडर में बढ़ती रहती, आप बोलते ही नहीं कि भाई पास करा दो यूरिन है। ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, इतने आलसी हो, सांस ही नहीं लेते, तो भगवान ने कहा ये सब सिस्टम मेरे पे छोड़ दो, हम देखेंगे। तो इसीलिए इनवॉलेंटरी मसल तुम्हारी इच्छा से नहीं चलती, खुद की इच्छा से होती है, ठीक है। इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो ऐसी मसल जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो आपकी सुनती नहीं है, जो आपके हिसाब से काम नहीं करती है, वो इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। तो अब इनवॉलेंटरी मसल्स को बेटा हम लोग ना अनस्ट्रिएटेड मसल या स्मूथ मसल बोलते हैं। क्यों? तो देखो, जैसे ही तुम इनवॉलेंटरी मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कोई भी डू नॉट शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, मतलब कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड नजर ही नहीं आएगा, मतलब स्ट्रिएशंस दिखेंगे नहीं। जब स्ट्रिएशंस है ही नहीं तो ऑब्वियसली अनस्ट्रिएटेड मसल। अब क्योंकि स्ट्रिएशंस नहीं है मतलब स्मूथ है बिल्कुल मसल, कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा, सीधी प्यारी सी स्मूथ मसल है, तो इसीलिए स्मूथ मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो तुम्हारी अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं वो भी लंबी हैं पर पॉइंटेड एंड्स। वहां पे कैसा शेप था? सिलेंड्रिकल, जबकि यहाँ कैसा है? स्पिंडल शेप है। आप कहोगे सर स्पिंडल शेप का क्या मतलब है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये मसल, ये बीच में देखो ना, इनका एंड कैसा है? ये मसल यहाँ से यहाँ गई है, देखो ये इसका एंड कैसा है? पॉइंटेड है ना, दोनों एंड पॉइंट्स कैसे हैं इसके? पॉइंटेड है। इस शेप को अपन स्पिंडल शेप कहते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड, अब देखोगे ये पूरा जो मैंने ऐसे करके ये मार्क किया ना, ये नीले से जो मार्क किया, ये एक ही सेल है, ये इतना पूरा,
इस पे देख रहे हो न्यूक्लियस एक ही है, एक सेल पे एक ही न्यूक्लियस है, तो इसीलिए यूनी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, फिगर आप रट के जाना। अब बात आती है कार्डियक मसल्स की। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि आपकी हार्ट में प्रेजेंट है, द मसल प्रेजेंट इन हार्ट आर नोन एज कार्डियक मसल, उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। अगेन ये भी इनवॉलेंट, ये भी तुम्हारी नहीं सुनती, ये तुम्हारी सुनती तो तुम इतने आलसी हो, तुम दिल को धड़कने ही नहीं देते हैं, बट धड़कना ही भूल जाता दिल, जैसे तुम सब कुछ भूल जाते हो। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स जो है लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हो तो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं, मतलब अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, मतलब बिना थके। आपकी कार्डियक मसल्स ऐसी हैं जो लाइफ टाइम बिना थके काम कर सकती हैं जब तक आप जिंदा हो। कार्डियक मसल्स की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। देखो आपकी वॉलेंट्री मसल्स भी तो सिलेंड्रिकल थी लेकिन वो अनब्रांच्ड थी, वो मल्टीन्यूक्लिएटेड थी, यूनिन्यूक्लिएटेड है, तो आप यही पहचान जाओगे। सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड है तो कार्डियक, सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड है तो वॉलेंट्री मसल है, खत्म कहानी। ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा। डायग्राम ये लो आप, ये देखो दिख रहा है, ये ब्रांच जा रही है, दिख रही है ना, ये ब्रांच निकल रही है, देख रहे हो ब्रांच निकल रही है, इसलिए ब्रांच। शेप देख रहे हो इसका कैसा है, सिलेंडर का शेप। ठीक है, कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये भी स्ट्रिएशंस दिखाती है, ये भी स्ट्रिएशंस दिखाती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रिएशंस होते हैं, याद रखना। ठीक है, कार्डियक मसल्स डू हैव स्ट्रिएशंस। जस्ट अ मिनट। अब जो तुम्हारा लास्ट टाइप का टिश्यू है बच्चों वो है नर्वस टिश्यू। तो जो तुम्हारे नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं ना, ठीक है, जिन्हें हम नर्व सेल भी कहते हैं, वो हाईली स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, मतलब बड़ी स्पेशल तरीके के। अच्छा, नर्व सेल देखो, नर्वस टिश्यू के सेल को नर्व सेल या न्यूरॉन भी कहते हैं, कभी कभी नर्व सेल बोल देगा, कभी कभी न्यूरॉन। तो बहुत सारे नर्व सेल्स जब इकट्ठे हो जाए, बहुत सारे न्यूरॉन जब इकट्ठे हो जाए, तब क्या बनता है आपका नर्वस टिश्यू, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही तो टिश्यू बोलते हैं। तो नर्वस टिश्यू करता क्या है, तो नर्वस टिश्यू स्टिमुलेट्स एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। मतलब आपके नर्वस टिश्यू जो है सिग्नल जनरेट करते हैं, फिर उस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं बहुत तेजी से आपकी बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह तक। मतलब बॉडी में ये मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं, कौन, नर्वस टिश्यू। तो आपके नर्वस टिश्यू में क्या क्या मेन पार्ट है, मतलब किस किस से जुड़ता है या किससे बनता है, तो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती है, नर्वस टिश्यू। ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती है बेटा, आपका नर्वस टिश्यू। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स जुड़कर बनाती है नर्वस टिश्यू। तो ये तीन तरीके के सेल से बना होता है। अब देखो, एक न्यूरॉन के पास क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है। ठीक है, डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा, देखो नीचे होगा हमारा। ठीक है, ये रहा, ये। तो आपके एक न्यूरॉन के पास जो है, ठीक है, तो आपके न्यूरॉन के पास देख रहे हो बेटा, ये पूरा जो डायग्राम है ना, ये भी रट के जाना। तो आपके न्यूरॉन के पास एक तो होती है बेटा ये सेल बॉडी, जो पीली पीली दिख रही है आपको डायग्राम में, जो पीली पीली दिख रही थी अभी तक, मिटा देता हूँ, ये जो पीली पीली या ऑरेंज कलर जो भी आप इसको बोलो, ये है सेल बॉडी। ठीक है, विच कंप्राइजेस ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर इस सेल बॉडी के बीचों बीच क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस। और ये पीला पीला जो है इस सेल बॉडी के अंदर, ये पूरा सेल बॉडी है, इसके अंदर जो काला काला है वो न्यूक्लियस है, और जो पीला पीला है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये दोनों को जोड़कर जो बन रहा है वो है आपकी सेल बॉडी। ठीक है, बाकी पूरी ही एक्चुअल में सेल बॉडी है। ठीक है, ये पूरी ही सेल बॉडी है, दिख रही है ना जो। ठीक है, अब क्या होता है, फिर इसी सेल बॉडी में देखोगे ना आप, ये देखो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बेटा डेंड्राइट। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट क्या करते हैं, ये आपकी आंखों ने, आपके कानों ने जो भी सुना है ना, वो सिग्नल इन्हीं डेंड्राइट पे आके चिपकता है, इन्हीं डेंड्राइट के पास आता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो भी सिग्नल आपके रिसेप्टर्स, 5 रिसेप्टर्स होते हैं, आंख, कान, नाक, इनसे जो भी मैसेज आता है ना, वो इस रिसेप्टर के पास आता है सबसे पहले। फिर ये रिसेप्टर जो है इसको
सेल बॉडी से फिर इस एक्सॉन के जरिए नर्व एंडिंग तक लेके जाता है, इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। सिग्नल इस रास्ते ट्रेवल करता है आपकी बॉडी। ठीक है, तो द न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। इस न्यूरॉन के अंदर एक लंबा सा पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, विच ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स थ्रू द बॉडी, पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट से आए सिग्नल को ये एक्सॉन जो है आगे पास ऑन करता है, कहाँ पे, नर्व एंडिंग तक। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ये पूरा डायग्राम जो है ये नर्व, ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर जो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व। क्या बनाते हैं, नर्व। बहुत पतले पतले, बहुत पतले पतले नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व। नर्व फाइबर से बनता है बेटा नर्व। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, रैपिडली बहुत तेजी से मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। स्टिमुलाई क्या है, कोई चेंज एनवायरनमेंट में जो आपको कुछ करने को मजबूर करे। जैसे कि रोड पे एक ट्रक आ जाए तो भागने को मजबूर जो सिग्नल कर रहा है ना, रोड पे ट्रक का आना आपको रोड से भागने को मजबूर कर रहा है, तो वो रोड पे ट्रक का आना स्टिमुलाई है। आपके सामने सांप का आ जाना, सांप आपके लिए स्टिमुलाई है क्योंकि आप भागने के लिए तैयार हो या फिर लाठी से उसे मारने को तैयार हो, तो स्टिमुलाई है। ठीक है, स्टिमुलाई क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी चेंज जो आपको कोई एक्शन लेने पे मजबूर करे, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, सब न्यूरॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो यही हमारे इस चैप्टर में था। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।